कम बैक क्लास 10th। तो आज हम लोग पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। इन दिस पार्ट वी विल सी कि कैसे ट्रेड इंक्रीज़ हुआ और ट्रेड के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। प्रॉस्पेरिटी तो इंक्रीज़ हुई यूरोपियन कंट्रीज़ की, बट साथ ही साथ कैसे वो कॉलोनियलिज्म में कन्वर्ट हुई चीज़ें और कैसे वो डाउन साइड रहा फॉर दी अदर अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो इसमें आप देखते हो कि जैसे ट्रेड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि नई टेक्निक्स डेवलप हो जाती है, रेफ्रिजरेशन की टेक्निक्स डेवलप हो जाती हैं, शिप्स क्वालिटी शिप्स बनने लगती हैं ताकि लॉन्गर रूट्स के लिए वो लोग ट्रेड के लिए सेल कर सके। तो ये फ़ायदा आपका, ये बेनिफिट सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को होता है, बट आप इसका जब डाउन साइड देखोगे तो दिस विल बी सीन इन दी मार्केट्स या फिर इन दी इकोनॉमीज ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी हम इनकी बात करेंगे एशिया एंड अफ्रीका में। यहाँ पर क्या होगा कि यूरोपियंस कॉन्क्वेस्ट करेंगे तो कई सारे चेंजेस लेकर आएंगे। जैसे आपने देखा कि लास्ट पार्ट में अमेरिकाज़ में, अफ्रीका में, एशिया में यूरोपियंस ने कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उससे वहाँ की सोसाइटी को, चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करने लगे, सोशली उनके लॉज को चेंज करने लगे और इकोलॉजिकली भी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होने लगा। तो इससे क्या होता है, फॉर देयर ओन बेनिफिट यूरोपियंस ने इन सारी चीज़ों को किया कि ऐसा शो करके कि दैट वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर दीज पीपल, इंस्टेड दे वर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट वेरी कंट्री। जिसके रिसोर्सेज वो थे, उसको रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके फॉर देयर ओन बेनिफिट उससे उन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया। फिर आप देखोगे कि अफ्रीका का जो ये मैप है, इसमें अफ्रीका में उन लोगों ने धीरे धीरे बॉर्डर करना स्टार्ट कर दिया कि ये आपका फ्रांस का है, ये किसी का है, मतलब इस तरीके से उन लोगों ने डिवीजन स्टार्ट कर दिया कि जैसे जो ये आपका ये कलर वाले हैं ना, ये सारे आपके फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, ठीक, ये आपका फ्रेंच कॉलोनीज़ हो गई, ये आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज़ हो गई, ये वाला कलर जो आपका है। तो इस तरीके से इन लोगों ने डिवीजन स्टार्ट किया ऑन द बेसिस कि ये हमारी कॉलोनी है और यहाँ के रिसोर्सेज भी हमारे हैं। तो इन लोगों ने 1885 में बर्लिन में, इन बर्लिन 1885 इन लोगों ने इसको वहाँ पर मिले, एक मीटिंग करी कि किस तरीके से अफ्रीका की कॉलोनीज़ को डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करके इन लोगों ने उसको ओवरटेक कर लिया। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन और फ्रांस में ही देखो आप पाओगे कि ब्रिटेन एंड फ्रांस ने ही सबसे ज़्यादा कैप्चर किया था कॉलोनीज़ को, और जर्मनी और बेल्जियम नई नई इंपीरियल पावर्स, कॉलोनियल पावर्स बनी थी, तो उनके पास कई कम स्टेट्स थी, बट स्टिल देवर इंपीरियल पावर्स। तो देखो ये चीज़ आप देखते हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने लगता है और उसमें जर्मनी का क्या कहते हैं, एब्डिकेशन करता है किंग, मतलब थ्रोन हटा छोड़ के वहाँ पर गवर्नमेंट बनती है, तो इस तरीके की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कॉलोनीज़ जो थी वो ओवरसीज़ कॉलोनी वॉर में वो लूज़ कर देता है, इस तरीके से वहाँ पर लोगों में एंग्विश आता है। तो आपने लास्ट ईयर ये चीज़ पढ़ी थी नाजी जर्मनी में। तो ये सारी चीज़ों का आज हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं। फिर आप देखोगे यूएस भी 1890 से कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है एंड वो कॉलोनीज़ टेक ओवर कर लेता है जो पहले स्पेन की थी। तो जो स्पेनिश कॉलोनीज़ थी उनको यूएसए टेक ओवर कर लेता है फ्रॉम 1890s, क्योंकि यूएसए भी एक इमर्जिंग पावर स्टार्ट हो जाती है। फिर अब आप देखोगे कि रिंडर पेस्ट और दी कैटल प्लेग। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि किस तरीके से एक कैटल प्लेग ने एक अच्छी खासी इकोनॉमीज़ को, अच्छे खासे नेशंस को, जहाँ पर एक सस्टेन्ड लाइफ चल रही थी, सस्टेनेबल लिविंग चल रहा था विदाउट एनी मच इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इसकी वजह से ब्रॉट बाय द यूरोपियंस, इसकी वजह से कैसे वहाँ पर डेवेस्टेशंस हो जाती हैं। तो अब आप देखोगे कि अब यहाँ पर हम अफ्रीका की बात करेंगे। तो अफ्रीका में अब आप अफ्रीका में देखोगे कि यहाँ पर 1890s में एक डिसीज़ ये आ जाती है, उसका नाम होता है रिंडर पेस्ट या फिर कैटल प्लेग। जो आपका हेडिंग है ना, रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कैटल्स पर। क्या था कि अफ्रीका वॉज अ कैटल इकोनॉमी, है ना, वहाँ पर कैटल थी, कैटल्स वहाँ पर अबंडेंस में थी, तो पीपल डिड नॉट नीड टू वर्क, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज कैटल से और एग्रीकल्चर से उनकी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती थी, सस्टेन कर लेते थे लाइफ स्टाइल अपनी। तो उनको
कभी भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड और वेज वाला जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास लैंड ज़्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, है ना। लैंड ज़्यादा थी एंड लैंड ज़्यादा थी और पॉपुलेशन कम थी। तो आपको पता है कि लैंड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी, तो रिसोर्सेज भी अबंडेंस में होंगे। साथ ही साथ कैटल्स थे, तो कैटल्स भी वहाँ पर अबंडेंस में थे। अब इस पेस्ट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ पर 90% ऑलमोस्ट, है ना, 90% कैटल्स यहाँ पर विदर अवे हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। अब यहाँ पर क्या था कि जब मैंने आपको बताया यहाँ पर लैंड ज़्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, तो यूरोपियंस यहाँ पर आते हैं कि अफ्रीका में रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, अलग अलग तरीके की माइंस है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ों के बारे में इनको पता चलता है यूरोपियंस को। एंड दे स्टार्ट कमिंग टू अफ्रीका टू एक्सप्लॉयट दीज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो इस तरीके से वो आते हैं यहाँ पर, अपना प्लांटेशंस, है ना, प्लांटेशंस अपने बनाते हैं, सेटअप करते हैं कि हम यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे और माइंस के लिए हम माइनिंग करेंगे मिनरल्स की। तो इस तरीके की चीज़ों को करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करके यूरोप में भेजेंगे फॉर देयर ओन प्रॉफिट। अब एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी आई, लेबर शॉर्टेज। ठीक है, लेबर शॉर्टेज। अब आप लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम क्या आई, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि अफ्रीका में लैंड ज़्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, कैटल जो थी वो अबंडेंस में थी, तो लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पीपल वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी एम्प्लॉयड वर्क, दे सस्टेन देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दीज कैटल्स एंड लैंड रिसोर्सेज। अब जब यहाँ पर यूरोपियंस आते हैं, कॉलोनी सेटअप करते हैं, प्लांटेशंस डेवलप करते हैं, तो दे रिक्वायर लेबर, और लेबर की शॉर्टेज होती है, तो ये लोग यहाँ के लोगों को फोर्सफुली एम्प्लॉय करना शुरू करते हैं कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर द वेजेस, आपको हैवी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेशन कर देते हैं, है ना, टैक्सेशन कर देंगे कि अब आपको टैक्स देना है। यूरोपियंस ही बाहर से आए हैं और जो वहाँ के नेटिव्स हैं अफ्रीकन्स, उन पर टैक्स इम्पोज करते हैं। यू नीड टू पे टैक्सेस फॉर लिविंग, या फिर फॉर कीपिंग दिस मच कैटल, फॉर कीपिंग दिस मच लैंड रिसोर्स। तो अब टैक्स पे करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो अफ्रीकन्स के पास दे डिड नॉट हैव सच काइंड ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमी या फिर करेंसी ट्रेड का सिस्टम। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को फिर टैक्सेशन के प्रेशर से वेजेस में एम्प्लॉय करना शुरू किया, क्योंकि ये इनका तरीका था कि टैक्सेशन विल पुश देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और जिससे फिर वो टैक्सेशन ले सकेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला पैसा दीजिए, तो पैसा है नहीं, तो हाउ विल दे अर्न मनी, क्योंकि उनको जॉब करना पड़ेगा। तो प्लांटेशंस में, माइंस में, इस तरीके के लेबर। तो धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ पर ये सारे काम शुरू कर दिए। फिर इनहेरिटेंस लॉज चेंज कर दिए कि इनहेरिटेंस लॉज अगर चेंज कर दिए तो एक मेंबर ऑफ द फैमिली को सिर्फ इनहेरिट करने को मिलेगा, बाकी सारे मेंबर्स को नहीं करने को मिलेगा। एंड दे नीड टू वर्क ऑन दी प्लांटेशंस। जैसे एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि जैसे ए है, ये ग्रैंडफादर है, ये सारे लोग हैं CDEF, ठीक है, तो ये सारे लोग हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि इनहेरिटेंस लॉज में चेंज करके बोल दिया दैट सिर्फ जो सी है ये इनहेरिट करेगा और बाकी ये लोग इनहेरिट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि दीज पीपल आर पुश्ड इनटू लेबर मार्केट अनविलिंगली। इनका मन नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू वर्क, बट स्टिल वहाँ पर कॉलोनाइज कर लिया है यूरोपियंस ने, अपनी अब इम्पोजिशन करेंगे लॉज का, अपने लॉज वहाँ पर करेंगे, अपनी विल इम्पोज करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एक पर्पज़ है अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, अफ्रीकन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना अपने बेनिफिट के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए। इस तरीके की वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग करते हैं। तो इन लोगों ने इस तरीके से किया। फिर आप देखते हो रिंडरपेस्ट की मैंने अभी बात करी थी कि रिंडरपेस्ट आया अफ्रीका में इन द लेट 1880s। इट वॉज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इरिट्रिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये जो रिंडरपेस्ट आया था डिसीज़, दिस वॉज ब्रॉट फ्रॉम द इन्फेक्टेड कैटल इन्फेक्टेड था, वहाँ से आपको पता है रेफ्रिजरेशन के थ्रू अब मीट आने लगा था, मीट का सप्लाई होने लगा था फ्रॉम यूरोप
टू अदर नेशंस जहाँ पर उनकी कॉलोनीज थी। तो इटालियन सोल्जर्स जो वॉर लड़ रहे थे इरिट्रिया के अगेंस्ट ईस्ट अफ्रीका में, तो इरिट्रिया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है। तो आप देखते हो कि सोल्जर्स के लिए आया ये मीट फॉर कंजम्पशन। अब यहाँ पर जब ये आता है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वायरस ये स्प्रेड होता है दूसरे कैटल्स में, और फिर ये कैटल्स से दूसरे कैटल्स में इस तरीके से बहुत जल्दी बहुत तेज़ी ये वायरस स्प्रेड होता है और अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका में 1892 तक पहुँचता है, जहाँ पर 5 साल के अंदर विद इन 5 years more than 90% of the cattle killed, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पेस्ट आया, रेंडर पेस्ट या फिर जो डिसीज़ थी, तो इसने 90% ऑफ दी कैटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब आप देखोगे कि इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैटल वॉज द मेन पार्ट इन अफ्रीकन नेटिव इकोनॉमी। वहाँ के लोगों के लिए कैटल का बहुत इंपॉर्टेंस था। आप देख सकते हो कि मिल्क की पर्पज से ना, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए इस तरीके की चीज़ों का। अब जब वहाँ पर कैटल ही नहीं रहेगा तो अगेन दे आर फोर्स टू वर्क इन प्लांटेशंस, इन माइंस, और इस तरीके के काम जो यूरोपियंस उनसे करवाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो रिसोर्सेज इनके पास खुद के थे अफ्रीकन्स के, दैट इज़ डिस्ट्रॉयड, और अब जो रिसोर्सेज बचे हैं वो यूरोपियन गवर्नमेंट्स के पास बचे हैं, तो दे विल फोर्सफुली यूज़ दीज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट, और अपनी पावर स्ट्रेंथन करेंगे और साथ ही साथ फोर्स करेंगे अफ्रीकन्स को कि अब लेबर मार्केट में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनको पता है अब इनके पास कोई अर्न करने का तरीका, कोई लाइफ सस्टेन करने का तरीका नहीं बचा है। ये कैटल से दे वर सस्टेनिंग देयर लाइव्स। अब जब कैटल्स ही नहीं है अगर किसी के पास, तो उसके पास खाने के लिए कैसे होगा? तो यूरोपियंस ने क्या किया, बहुत दिमाग चलाया और इन लोगों ने कहा कि अब जो है हमारा फ़ायदा होगा, हम इन लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे क्योंकि इनके पास लाइफ सस्टेन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। नाउ दे विल हैव टू वर्क कंपल्सरीली फॉर अस। फिर अब देखते हो इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन क्या था इंडिया में? इंडेंजर्ड पहले आप देखो क्या होता है। इंडेंजर्ड में ये था कि यहाँ से इंडिया से लेबर्स लेकर गए और उनको बता दिया गया कि आपको ये काम उस प्लांटेशन में जाके करना है, आपको अमाउंट मिलेगा, कुछ पैसा फिक्स मिलेगा, कुछ टाइम के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें थी। तो एक बॉन्ड बनवा लिया जाता था, एक बॉन्ड भरवा लेते थे, है ना, एक डिटेल करके, और बॉन्ड के साथ साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होंगी कि आपको जाके वहाँ पे इतना पैसा मिलेगा, ये लिविंग कंडीशंस होंगी, आपकी कंडीशंस उधर जाएगी। ऑल दिस वॉज सेड, नॉट ट्रू, बट ये कहा जाता था कि इस तरीके की कंडीशंस होंगी ताकि जो है आप अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सको। तो इंडेंचर्ड लेबर को यहाँ से ले जाया गया अब दूसरी कॉलोनीज़ में। अब दूसरी कॉलोनीज़ देखते हैं। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दीज कॉलोनीज़ वर इन दी कैरिबियन और साउथ अफ्रीका। इंडेंचर्ड लेबर जो इंडिया से गया था ये यहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज़, है ना, वेस्ट इंडीज़ और ये सारे कंट्रीज़, क्योंकि जब आप क्रिकेटर्स को देखते हो तो आप उस पर देखते हो कई सारे इंडियन नेम्स आते हैं, तो वो लोग भी डिसेंडेंट्स हैं अपने इंडेंचर्ड इंडियंस के जो यहाँ से वेस्ट इंडीज़ और कैरिबियन कंट्रीज़ गए थे। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में भी, तो आपने देखा है साउथ अफ्रीका में भी आपने पढ़ाई है, जब गांधी जी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी पड़ेंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो इंडेंचर्ड लेबर में सिर्फ इन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया था इंडेंचर्ड लेबर में, क्योंकि इनका पर्पस था यहाँ से चीप तरीके से लोगों को ले जाना और इनसे वर्क करवाना, बिकॉज इनको लोअर कॉस्ट पे, लोअर वेजेस पे रखते थे, पुअर कंडीशंस में रखते थे, तो इनकी जो पेमेंट होती थी बहुत ही कम आती थी और उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा लेते थे यूरोपियंस। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा यहाँ पर ही समझिए। अगर मान लेते हैं $1 खर्चा हो रहा है ना, एक लेबर पे, तो उसको $1 में उसी का खाना पीना सब कुछ चल रहा है, और ये अगर
$50 का बेच रहे हैं तो इनके पास $49 का क्या है, प्रॉफिट, है ना। तो $1 अब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता था ना इन लोगों का, इस वजह से दे वर पेड वेरी मच लेस देन व्हाट दे नीड टू बी पेड। उनको रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करवा रहे हैं, उनसे माइनिंग करवा रहे हैं, प्लांटेशन पे वर्क करवा रहे हैं, पूरा पूरा दिन काम हो रहा है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, खाने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है, खाने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, रहने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, और फ्रीडम नहीं है मेन बात चीज़ों की। तो इस वजह से काफ़ी पुअर कंडीशन से इंडेंचर्ड लेबर जो यहाँ से गया, काफ़ी पुअर कंडीशंस में उनको रखा गया। तो इसमें दो चीज़ें आई कि 19th सेंचुरी में आप देखते हो दो चीज़ें एक होती हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब दो अपोजिट चीज़ें हो जाएंगी ना। एक होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज़्यादा होगी ही, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, बट साथ ही साथ आप देखोगे कि पावर्टी होगी फॉर अदर्स, है ना, ऐसे लेबर्स के लिए पावर्टी होगी और मिजरी होगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक्सप्लॉइट करके इस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है कि कोई एक पर्सन है इंडेंचर्ड लेबर, उसको इंडिया से ले गए कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी रहने की जगह मिलेगी, रिस्पेक्टफुल काम होगा। बट जब वो वहाँ पर गया तो उसको फोर्सफुली कम पैसे में, हार्श कंडीशंस में, है ना, इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में उससे काम करवाया गया और उसको फोर्स किया गया कि नहीं करोगे तो वापस नहीं जा पाओगे, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवा लिए गए। इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो आज भी होती है। तो वो इंडेंचर्ड लेबर क्या आजकल उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है कि यहाँ से किसी को बेवकूफ़ बना दिया कि सऊदी अरेबिया में अच्छा काम है, दुबई में अच्छा काम है, वहाँ पे चलोगे रिस्पेक्टफुल जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसका पासपोर्ट ले लिया एंड ही और शी इज़ फोर्स्ड टू डू थिंग्स विच दे आर नॉट सपोज टू डू, या फिर जिसके लिए उनको पैसा कम मिलेगा, या फिर फोर्सफुल कंडीशंस है, पैसा ठीक ठाक दे रहे हैं तो कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब है रहने की, खाने की और चीज़ों की कि कोई और काम नहीं बचा क्योंकि डॉक्यूमेंट ले लिया गया है। इसी तरीके से इन लोगों को प्लांटेशंस में काम करवाया गया, है ना, कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अराउंड द वर्ल्ड भेजा गया माइंस में, क्योंकि कॉस्ट इन लोगों को लोअर कॉस्ट आती थी बिकॉज दे वर पेड लेस, है ना। पेड लेस, अगर कम पैसा दोगे और उनसे काम ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस विल बी प्रॉफिटेड फ्रॉम दी सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आप देखते हो मोस्ट इंडेंचर्ड लेबर्स कहाँ से गए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। तो ये सारी स्टेट्स जो हैं यहाँ से आपके इंडेंचर्ड लेबर्स गए थे। साथ ही साथ इन लोगों को क्या हुआ कि वही हमने पढ़ा ना यहाँ पे हम लोगों ने कि लाइव्स ऑफ द पुअर वर अफेक्टेड, वो रेंट नहीं पे कर पाते थे, डीपली इंडेटेड हो गए थे माइग्रेट करने के लिए इन सर्च ऑफ वर्क। इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि देवर promised a good life but they were not given that life because they were being exploited for the benefit of European countries and European companies by Europeans only। तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। फिर आप देखोगे द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ द इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर कैरिबियन आइलैंड्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कैरिबियन आइलैंड्स, है ना, और आपका मॉरिशस एंड फिजी, क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सेलोन एंड मलय, ये आपको पता है, मलय इंडोनेशिया में और उधर आपका सेलोन श्रीलंका में। तो जो यहाँ पर इधर साइड गए नीचे साउथ से, तो दीज पीपल वेंट टू श्रीलंका एंड मलय फॉर इंडेंचर्ड लेबर वर्क, और जो बाकी लोग गए थे वो कैरिबियन आइलैंड्स में, मेनली त्रिनिदाद, गुआना, है ना, सूरीनाम, फिर मॉरिशस एंड फिजी में भी गए। तो आप यहाँ पर देखते हो कि कई सारे लोगों के नाम अगर आज के प्रेजेंट टाइम में इफ़ यू कंपेयर दीज पीपल्स नेम फ्रॉम दिस रीजन, तो आप देखोगे इंडियन नेम्स होते हैं कई सारे। तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये डिसेंडेंट्स हैं उन इंडेंचर्ड लेबर्स के जो यहाँ से ब्रिटिश लेकर गए थे फॉर वर्किंग इन प्लांटेशंस एंड माइंस इन दीज पर्टिकुलर कॉलोनीज़। फिर आप देखोगे कि कई सारे इंडेंचर्ड लेबर्स तो इसलिए गए थे कि उनको बाहर काम मिलेगा तो वो लोग अपने घर का एक कंडीशन इम्प्रूव कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो उनके घर में पावर्टी थी या फिर वहाँ पे सोशल ऑपरेशन होता था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या फिर क्लास, उस चीज़ से एस्केप कर पाएंगे। बट जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें थी बट डिफरेंट कंडीशन, एक्सप्लॉयटेशन वही हो रहा था बट पर्पस दूसरा था। जैसे
कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं विलेज में उसके सोशल क्लास में सॉरी, विलेज में आपके सोशल क्लास में डिफरेंसेस आ रहे हैं कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू लोअर स्टार्ट ऑफ द क्लास, इसके साथ लोगों को मिक्सअप नहीं होना है। तो उसने कहा कि यहाँ पर पावर्टी ये चीज़ें हैं तो इसको छोड़ के चलते हैं बाहर, मे बी देर विल बी बेटर लिविंग कंडीशंस, बेटर वेजेस होंगी तो आई कैन इम्प्रूव अपॉन माई लाइफ। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। बट जब वो वहाँ पर एक्चुअली में पहुँचता है तो प्लांटेशंस में उससे फोर्सफुली वर्क करवाया जाता है, उसको पेमेंट अच्छी नहीं दी जाती है। ऑल दीज थिंग्स अगेन शो कि वो एक तरह के एक्सप्लोटेशन से एस्केप करके दूसरे तरीके के एक्सप्लोटेशन में चला गया, है ना। तो पर्पस सिर्फ यही था कि एक्सप्लॉइट वो हो रहा था, बस तरीका चेंज हो गया था और एक्सप्लॉइट करने वाले चेंज हो गए थे, अदरवाइज देयर वाज नो चेंज इन द एक्सप्लॉइटेशन। फिर इसको बोला गया काइंड ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी तो है ही ये। अब आप समझ सकते हो कैसे स्लेवरी है। स्लेवरी ये ऐसे है, फोर्सफुल वर्क हो रहा है, कोई फ्रीडम नहीं है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं, तो पीपल डू दीज थिंग्स टू स्लेव्स ओनली। तो ये स्लेवरी ही का सिस्टम था जिसको नाम दिया गया था इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। अब वर्कर्स की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, बट स्टिल वो लोग किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। तो सर्वाइव कैसे कर रहे थे? सर्वाइव दे वर सर्वाइविंग बाय क्या कहते हैं, एक कलेक्टिव अपना ग्रुप बनाकर, जितने लोग वहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में गए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन के, उन लोगों ने क्या किया कि एक अपना मिक्स होना शुरू किया कि एटलीस्ट वी हैव समवन फ्रॉम आवर कंट्री, समवन फ्रॉम आवर रीजन, जिसके साथ हम लोग अपनी बात शेयर कर सकते हैं एंड वी कैन रिलेट विद देम। तो इस तरीके से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने कल्चरल मिक्सअप और चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू किया। और यहाँ पर त्रिनिदाद में एक एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्म टू राइटस कार्निवल कॉल्ड होसे फॉर इमाम हुसैन, जिसको सारे वर्कर्स ऑल रिलीजन एंड ऑल रेसेस के ज्वाइन करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर क्या होगा कि जो भी फेस्टिवल होगा ना, या फिर इस तरीके से आप देखोगे कि रास्टाफारिनिज़म बॉब मार्ले ने जो बनाया था वो भी यहाँ पर ये लोग अडाप्ट कर लेते हैं। चटनी म्यूज़िक, चटनी म्यूज़िक, चटनी म्यूज़िक का मतलब होता है जो ये इंडियंस यहाँ से गए थे। तो देखिए इंडिया में चटनी बनती है, चटनी फेमस है, आपको पता है। तो इंडियंस जो वहाँ पे गए थे उन्होंने जो म्यूज़िक में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ों को करना स्टार्ट किया, तो दिस क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन वाज नोन एज चटनी म्यूज़िक, कि ये इंडियंस वहाँ पर बना रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आप रिलेट कर देते हो, जैसे बॉलीवुड को रिलेट करते हैं फॉरेनर्स, है ना, एग्जिक्विजिट लोकेशन से, वहाँ पर डांस और सॉन्ग्स और इन सब चीज़ों से, है ना, मोर देन लार्जर देन लाइफ आपका बॉलीवुड का एक्सप्रेशन होता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, इस तरीके से। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी चटनी म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट यही था कि जो इंडियंस इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ गए हैं, तो वो वहाँ पर जब म्यूज़िक डेवलप करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो एक कैटेगरी बन जाती है चटनी म्यूज़िक, दैट दीज पीपल हु आर मेकिंग म्यूज़िक केम फ्रॉम इंडिया एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। और इंडिया में क्या होता है, चटनी फेमस है तो इसीलिए उसका नाम चटनी म्यूज़िक। इस तरीके से वहाँ पे कई सारी चीज़ों का फ्यूजन होता है। आप देखोगे डिफरेंट फ्यूजन्स होते हैं, है ना। फ्यूजन क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ों का, कई सारे प्रोसेशंस, कई सारे आपके एक्टिविटीज़ को मिक्स करके एक नया एक्टिविटी बन जाती है ना। इस तरीके से एक नया ही कल्चर और एक नया ही वहाँ पर पैटर्न डेवलप हो जाता है, क्योंकि नाउ पीपल आर अवे फ्रॉम देयर होम, अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल फैमिलीज, रिलेटिव्स। तब वो क्या करते हैं, वहाँ पर जितने लोग हैं आपस में ही दे कनेक्ट विद देमसेल्व्स कि हमको किस तरीके से कनेक्ट होना है, सो दैट वी कैन सस्टेन, वी कैन लिव दिस लाइफ पीसफुली। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, कई सारे इंडेंचर्ड लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होने के बाद भी वहीं पर स्टे कर जाते हैं और कुछ लोग वापस आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद ही। तो देखिए जो वहाँ पर रह जाते हैं वही सब ये सब चटनी म्यूज़िक और फ्यूजन और काफ़ी सारे काम करते हैं, और जो आज भी कंटिन्यूड है। और जो वापस आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उनको लगा कि अब एक्सप्लोटेशन ज़्यादा हो रहा है, वी कैन नॉट टेक इट। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मैंने आपको बताया था ना, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर शिव नारायण चंद्र पॉल,
है ना, राम नरेश सरवन। तो ये सारे लेबर माइग्रेंट्स जो इंडिया से गए थे इंडेंचर्ड वाले, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। इस वजह से इनके नाम भी इंडियंस हैं और मिक्स हैं वहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होगा वहाँ से लोग मिक्स होने लगेंगे, है ना। क्योंकि मेल गया है, फीमेल नहीं गया है, और फीमेल्स गए हैं, मेल्स नहीं गए हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पर इंट्रैक्शन होगा, इंटरमिंगलिंग होगी, है ना, मैरिजेस होंगी विद इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो जाएंगी, एक फ्यूजन कल्चर बन जाएगा। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि 1900s में क्या होगा कि इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन सिस्टम के लिए इंडिया में अपोजिशन स्टार्ट होगा, और 1921 में इट विल बी एंडेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी इंडेंचर्ड लेबर में, और आपके यूरोपियन कॉलोनीज़ के जो अफेक्ट आया था अफ्रीकन कॉलोनीज़ में। तो इस आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में वी विल कंटिन्यू विद इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए ये मैंने पार्ट्स में किया है, सो दैट आपको चीज़ आराम से समझ में आए। थैंक यू।